हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है और इस लेक्चर में मैं आपसे बातें करने वाला हूं अबाउट रिएजेंट के बारे में कि इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, आप इन्हें पहचानते कैसे हो। अगर आपको रिएजेंट समझना है तो उसके लिए प्लीज़ लेक्चर 1 को देख के लेक्चर 2 पे आइएगा। लेक्चर 2 अगर आप देखोगे तो आपको बातें समझ तो आएंगी, लेकिन लेक्चर 1 के बाद कुछ ज़्यादा आप समझ पाओगे। लेक्चर 2 में मैं आपसे बातें करने वाला हूं अबाउट रिएजेंट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं अबाउट रिएजेंट। हमारे पास जो रिएजेंट टर्म गिवन किया गया है वो है क्या? तो रिएजेंट मैंने आपको बताया था कि रिएजेंट्स हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबस्ट्रेट के ऊपर रिएक्शन करते हैं। अब बात उठती है कि सबस्ट्रेट क्या होता है। तो एक बेसिक आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि सबस्ट्रेट हमारे रिएक्शन का मेन रिएक्टेंट होता है। इस मेन रिएक्टेंट के ऊपर जब रिएजेंट अटैक करता है तो आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मिलता है। रिएजेंट का सबस्ट्रेट पे अटैक होने का दो अलग अलग पैटर्न होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2, जो हम लेक्चर 1 में आपसे डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं आपसे बातें करने वाला हूं अबाउट रिएजेंट के बारे में। तो रिएजेंट्स होते क्या हैं? तो रिएजेंट्स के साथ एक नॉर्मल बात जोड़ी जाती है कि रिएजेंट्स आर व्हाट? अटैकिंग स्पीसीज। अटैकिंग स्पीसीज कहने का मतलब ये वो है जो अटैक करते हैं किसके ऊपर? सबस्ट्रेट के ऊपर। और इस अटैक से हमें क्या मिलता है? प्रोडक्ट बनता हुआ मिलता है। अब अगर मैं आपसे बातें करूं अबाउट रिएजेंट्स के बारे में, तो रिएजेंट दो तरीके के होते हैं। वन टाइप ऑफ रिएजेंट आर कॉल्ड व्हाट? इलेक्ट्रोफाइल। एंड द वन टाइप ऑफ रिएजेंट आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, आप इन्हें पहचानोगे कैसे, हमें यह समझना है आज की इस क्लास में। तो सबसे पहले हम समझ लें कि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है। इलेक्ट्रोफाइल जिसे आप डिनोट करोगे ई पॉजिटिव से, यह सिर्फ डिनोट करने का पैटर्न है। ये वो मतलब नहीं बताओगे आप कि अगर पॉजिटिव चार्ज लग गया है इसका मतलब आप ये सोच लिया आपने कि जब भी पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रोफाइल होगा। न्यूट्रल स्पीसीज भी इलेक्ट्रोफाइल्स होती हैं और सारी पॉजिटिव स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल नहीं भी होती हैं। ये सिर्फ एक डिनोट करने का मैनर है कि इलेक्ट्रोफाइल अगर आप शो कर रहे हो तो E+ लगा दिया जाता है। वैसे ही न्यूक्लियोफाइल को हम डिनोट करते हैं Nu- से। सेम बात फिर से कर रहा हूं कि नेगेटिव चार्ज का प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन आप ये नहीं क्लियर करके रखोगे कि सारे नेगेटिव चार्ज वाले न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, न्यूट्रल स्पीसीज भी न्यूक्लियोफाइल्स होती हैं। तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आर द टू टाइप्स ऑफ रिएजेंट। अब बात करें अबाउट इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को समझने के बारे में कि क्या मतलब है इनका। अगर आप इस वर्ड की मीनिंग समझोगे तो बहुत आसान है। आप हाइड्रोफिलिक यूज करते हो वर्ड, फिलिक टर्म यूज किया जाता है लविंग कंडीशन पर। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन लविंग, जिसे इलेक्ट्रॉन से लव। अब बात उठती है कि इलेक्ट्रॉन लवर कौन हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन लवर वो हो सकता है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तभी ये इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा। अब बात उठती है न्यूक्लियोफाइल कौन होगा। तो न्यूक्लियोफाइल होगा न्यूक्लियस लवर, इसको न्यूक्लियस से लव होगा। न्यूक्लियस से लव होने का मतलब, न्यूक्लियस है क्या? न्यूक्लियस इज जस्ट व्हाट? प्रोटॉन। पॉजिटिव बॉडी है ना, तो पॉजिटिव बॉडी से क्यों अट्रैक्ट कर रहा होगा? जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट? ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रोफाइल्स आर द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज एंड द न्यूक्लियोफाइल्स आर द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल के बारे में कि व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल। तो आपने क्या बताया? ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम है। दूसरी बात, इलेक्ट्रोफाइल्स आर जस्ट लुक लाइक लुईस एसिड्स। जैसे हमारे लुईस एसिड्स होते हैं वैसे ही इलेक्ट्रोफाइल्स भी होते हैं। लुईस एसिड्स क्या होते हैं? लुईस एसिड्स क्या होते हैं तो आपको मालूम होता है, एक्सेप्ट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। वो सिस्टम जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। अब बात उठती है कि लोन पेयर को एक्सेप्ट कौन करता है। तो एक्सेप्ट करने वाला वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। मैं आपको समझाने वाला हूं कि हम कैसे पता लगाएंगे कि जो गिवन आपको कंपाउंड दिया गया है वो इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है। यानी आपको यहां से दो फायदे होंगे।
आपको यह भी पता लगेगा कि वो लुईस एसिड है या नहीं है। यानी अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है इन दी फॉलोइंग विच वन इज लुईस एसिड या विच वन इज इलेक्ट्रोफाइल, तो हमारे लिए बातें आसान है क्योंकि दोनों के साथ एक ही पॉइंट जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। तो आइए, क्या कंडीशंस है इलेक्ट्रोफाइल को पहचानने की? कंडीशन 1, सिस्टम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिख जाए। अगर सिस्टम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपको दिखता है, इसका मतलब हम जिस स्पीसीज पे आपसे बातें कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोफाइल हो सकती है। मैंने ये नहीं कहा कि वो इलेक्ट्रोफाइल ही होगी, वो इलेक्ट्रोफाइल हो सकती है। इसका मतलब है कि सारी पॉजिटिव स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं होती हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, सारी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल नहीं होती हैं। तो कौन इलेक्ट्रोफाइल होता है, कौन नहीं होता है, पहले ये समझ लें। तो इलेक्ट्रोफाइल्स वो होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की नीड होती है। जनरली आप कह सकते हो कि उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं या उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। कुछ एग्जांपल्स इसके साथ ले ले पॉजिटिव चार्ज में, तो H+, Cl+, Br+, NO+, NO2+, HSO3+, एक्सेट्रा। ये जो स्पीसीज आपके सामने गिवन की गई हैं, दे आर व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल्स। ये क्या है? दिस इज नॉट अ क्लोराइड आयन, ये है क्या? ये है क्लोरोनियम आयन। किसी भी पॉजिटिव स्पीसीज के बाद में आईयूएम लग जाता है, जैसे कि CH3 पॉजिटिव, जिसे आप कार्बोकैटायन कहते हो, या इसे कार्बोनियम आयन भी कहा जाता है। कार्बोनियम क्यों? आखिरी में आईयूएम लग गया तो कार्बोनियम आयन हो गया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बोनियम आयन का मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का होना। जो भी पॉजिटिव स्पीसीज में आपके सामने लिख रहा हूं, ये सभी यहां तो इलेक्ट्रोफाइल्स बन गए। लेकिन फिर हमारे सामने ये भी तो क्वेश्चन बन रहा है कि पॉजिटिव स्पीसीज में अभी आपने कहा कि सारी पॉजिटिव स्पीसीज तो इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं होती हैं, और हम लगातार पॉजिटिव स्पीसीज लिखे जा रहे हो, ये सारे इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। तो कौन से इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं होते, आइए इसे क्लियर कर लेते हैं। हमने कहा कि हमारे पास जो ग्रुप 1 के मेंबर्स हैं, ग्रुप 1 मतलब एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स कौन कौन से होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करता। तो ये जो मेंबर्स हमारे पास यहाँ मेंशन किए जा रहे हैं, इन सभी के ऊपर अगर मैं प्लस चार्ज लगा दूं तो क्या होगा? तो आप कहोगे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, 2 हो जाएगा। सोडियम का 11 होता है, 2 8 हट जाएगा। पोटेशियम का 19 होता है, 2 8 8 हो जाएगा। यानी ये सभी क्या हो रहे हैं? ये सभी नोबेल गैस को एक्वायर कर ले रहे हैं। नोबेल गैस एक्वायर करने का मतलब इन्हें ना तो इलेक्ट्रॉन को लेने की नीड है और ना ही इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की। दैट मीन्स दे बिकम्स मोर एंड मोर स्टेबल सिस्टम्स। और अगर ये इतनी ज़्यादा स्टेबल हो चुके हैं तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह किसी के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। तो ग्रुप 1 के मेंबर्स जो भी हैं, ये बिहेव नहीं कर सकते हमारे पास कैसे? एल्कली मेटल्स की तरह। अगर मैं बात करूं आपसे ग्रुप 2 के बारे में, तो ग्रुप 2 में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं? ग्रुप 2 में जो मेंबर्स हमारे पास आते हैं वो हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। इनके ऊपर अगर मैं +2 का चार्ज लगा दूं, अगर मैं इनके ऊपर +2 का चार्ज लगा दूं तो इनके आउटर मोस्ट में 2-2 इलेक्ट्रॉन थे। सब में से 2-2 इलेक्ट्रॉन निकले और इन्होंने भी क्या एक्वायर कर लिया? नोबेल गैस को ही एक्वायर कर लिया। इसका मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2, यानी हाईलाइट पॉइंट क्या याद रखना है कि ग्रुप 1 का मेंबर हो या ग्रुप 2 का मेंबर हो, ये दोनों जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेंबर्स हमारे पास हैं, ये कंसीडर नहीं किए जाएंगे एज अ इलेक्ट्रोफाइल अगर इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपको दिख जाता है। लेकिन इसके अलावा क्या ध्यान रखना है आपको? इसके अलावा हमें यह बात ध्यान रखनी है कि और कौन कौन के मेंबर्स जोड़ सकते हैं यहां पर। तो ये और मेंबर्स जो हम जोड़ सकते हैं वो क्या होंगे? वो मेंबर्स आपको जो मिलेंगे वो मिलेगा हमारे पास अमोनियम आयन। अमोनियम आयन जहां पे NH4 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है आपको, दिस सिस्टम ऑल्सो नॉट कंसीडर एज इलेक्ट्रोफाइल। बात उठती है कि ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्यों नहीं काम करता?
तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोफाइल के लिए क्या करना होगा, उसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन NH4 पे आप देखोगे तो नाइट्रोजन के चारों इलेक्ट्रॉन्स यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, इसे इलेक्ट्रॉन की नीड नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने जाए। तो सेम कंडीशन आप यहां पे लिख दोगे अमोनियम आयन भी। इसके अलावा Al3 पॉजिटिव का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह कंसीडर नहीं किया जाता। हाँ, कभी कभार आपके सामने क्वेश्चन में बातें आ सकती हैं कि अमोनियम आयन भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा होगा, लेकिन उसका इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर जरा सा डिफरेंट हो जाता है। अगर मैं उस इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर पे आपसे आगे डिस्कस करूं तो अमोनियम आयन जो होता है वो एज अ प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। मतलब ये कहीं से H आयन एक्सेप्ट करेगा और कहीं जाके अपने H आयन को डोनेट कर देगा। जनरली एक्वस सोल्यूशन में ऐसा होता है कि अमोनियम आयन एक्वस सोल्यूशन में किसी सिस्टम को H आयन दे सकता है। यानी एक्वस मीडियम में अमोनियम आयन का बिहेवियर कैसा होता है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल होता है। वैसे ही एक एग्जांपल जुड़ता है हाइड्रोनियम आयन के साथ भी। जनरल हाइड्रोनियम आयन भी इलेक्ट्रोफाइल कंसीडर नहीं किया जाएगा, लेकिन जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म देखोगे तो हाइड्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही जाएगा, लेकिन वो जाकर खुद नहीं जाके जुड़ेगा, वो क्या देगा सिस्टम को, H आयन डोनेट करके देगा। यानी हाइड्रोनियम आयन भी एक्वस सॉल्यूशन में अगर होता है तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है। मतलब आपके सामने एक बड़ा कंफ्यूजन सा आ जाता है कि इसे इलेक्ट्रोफाइल माने या ना माने। मान लो आपके पास 4 ऑप्शंस आते हैं, जिनमें से आपके पास ये ऑप्शंस हैं और ये ऑप्शन भी है। पूछता है कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो आप तो इन्हें टिक कर सकते हो। लेकिन आपके पास सारे ऑप्शन एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हैं और साथ में ये आयन आ गया, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह कंसीडर किया जा सकता है। यानी वहां मान लेंगे कि एक्वस मीडियम की बात हो रही होगी। तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोफाइल्स पहचानने आने चाहिए। और कोई इलेक्ट्रोफाइल होते हैं कि नहीं, तो इलेक्ट्रोफाइल्स आपको और भी मिल सकते हैं, लेकिन मैं वो क्वेश्चंस के फॉर्म में आपसे पूछूंगा कि वो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं या नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल के लिए पहली कंडीशन आपने देख ली, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं है तब भी सिस्टम इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। उसके लिए जरूरी क्या है कि अब हमें दूसरी कंडीशन समझ लें कि वो स्पीसीज अगर न्यूट्रल है तो आप उसे इलेक्ट्रोफाइल में कैसे कंसीडर करोगे। न्यूट्रल सिस्टम के लिए अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक कंडीशन को देखना चाहते हो तो पहली बात, अगर वो सिस्टम न्यूट्रल है तो उसका ऑक्टेट जो होना चाहिए वो इनकम्प्लीट होना चाहिए। मतलब न्यूट्रल है और ऑक्टेट कैसा है, इनकम्प्लीट है, तो उसे भी आप कंसीडर कर लोगे अपने इलेक्ट्रोफाइल्स में। ऐसे कौन से एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जो हमें ये बताएंगे? आइए एग्जाम्पल पे देखते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया BF3। BF3 के इस एग्जाम्पल में बोरॉन हमारे पास है। उस बोरॉन ने क्या किया, 3 बॉन्ड बनाए, किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। बोरॉन के पास आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, और उसने 3 केमिकल बॉन्ड फ्लोरीन के साथ बना लिया। टोटल मिला के इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास आए वो 6 आ गए। यानी सिस्टम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, सिस्टम एक्ट एज व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, BS3। सेम कंडीशन यहां भी होगी कि बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, उसने 3 बॉन्ड बनाए, टोटल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अगला एग्जाम्पल अगर हम लेके चले तो हम एग्जाम्पल में ले सकते थे AlCl3। इस सिस्टम के पास भी क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। दैट मीन्स इट ऑल्सो एक्ट एज अ व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स आप ले सकते थे, ZnCl2 हो सकता है हमारे इस एग्जाम्पल में, FeCl3 हमारे एग्जाम्पल में हो सकता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जिस पे मैं आपसे बात करने वाला हूं वो ये है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों बातें मेंशन की गई हैं। द CH2 दैट इज कॉल्ड कार्बीन, और जो हमारे पास दूसरा कंपाउंड गिवन किया गया है इसका नाम हो जाता है डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन और कार्बीन दोनों के पास लोन पेयर दिख रहा होता है। अगर लोन पेयर दिख रहा है तो आप क्या बताओगे कि ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है? तो बच्चे बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब हम न्यूक्लियोफाइल पढ़ेंगे तो लोन पेयर की भी बातें आएंगी, लेकिन यहां भी तो लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल में ना रख के हमने इसे इलेक्ट्रोफाइल में रखा हुआ है। ऐसा क्यों?
तो कंडीशन ये नहीं है कि लोन पेयर होना चाहिए, कंडीशन ये है कि ऑक्टेट भी कंप्लीट होना चाहिए विद लोन पेयर, तो न्यूक्लियोफाइल माना जाता है। लेकिन यहां पर क्या है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट अगर है तो लोन पेयर है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं होता। तो आइए हम बात करके देखें डाइक्लोरोकार्बिन या कार्बिन किसी एक पिक्चर को। तो आप यहां देख सकते हो कि कार्बन ने एक बॉन्ड बना लिया, इसके पास एक पेयर इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के पास आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, और 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ हो गए 5 और 6, यानी सिस्टम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। और अगर सिस्टम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है यानी सिस्टम किस फॉर्म में है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट में है। और अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट में है तो आप उसे क्या बोलते हो, आप उसे इलेक्ट्रोफाइल बोलते हो। तो डाइक्लोरोकार्बिन क्या होगा हमारा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। आपके पास ये रिएक्शन में 2 बार आएंगे ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, मैं नाम बोल रहा हूं अभी और कोई बात नहीं। अगर आप बिगनर्स हैं, आपको नहीं मालूम नाम, तो टेंशन वाली बात नहीं है, ये दोनों रिएक्शंस के मैकेनिज्म हम आपसे डिस्कस करेंगे। जिन्हें मालूम है रिएक्शन जिन्होंने पढ़े हुए हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूं। एक रिएक्शन रीमन टीमन रिएक्शन और दूसरा कार्बामेलीन रिएक्शन। उन दोनों केमिकल रिएक्शंस में डाइक्लोरोकार्बिन एज अ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। तो इंपॉर्टेंट है, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि रीमन टीमन रिएक्शन का बताओ इलेक्ट्रोफाइल कौन है, या कार्बामेलीन रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल कौन है, डाइक्लोरोकार्बिन। इसके अलावा एक एग्जाम्पल पे आगे बात करें तो एग्जाम्पल में हमने लिया CH3 फ्री रेडिकल, क्या ये भी इलेक्ट्रोफाइल होगा? तो आइए इसे भी सोच के देखते हैं। कार्बन ने क्या किया, 3 बॉन्ड बना लिए, 1 इलेक्ट्रॉन ये है। कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, गिनो, 1 2 3 4, 3 बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब टोटल मिला के सिस्टम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। और 7 इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, सिस्टम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। और अगर सिस्टम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये भी किस में आएगा, हमारे इलेक्ट्रोफाइल वाले बिहेवियर में ही आएगा। तो आपने क्या देखा कि सिस्टम अगर न्यूट्रल है और इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो वो इलेक्ट्रोफाइल कंसीडर किया जाता है। ये हमारा ए पार्ट था, इसी का बी पार्ट भी जोड़ दूं। अगर न्यूट्रल है और ऑक्टेट भी क्या हो, कंप्लीट हो, तब क्या होगा, तब भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। लेकिन तब क्या होगा, तब आप बताओगे वो लिंक हो विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, SO3, कार्बन डाइऑक्साइड, SnCl4, दे आर बिहेव एज व्हाट, ये सभी ऐसे हैं जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े हुए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, आप देख सकते हो। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, ये ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। ये विड्रॉ क्यों कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे ये कार्बन सफ़र हो रहा होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज से। एंड बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करेगा। इसके अलावा SO3 आपके पास दूसरा एग्जाम्पल लिया हमने, यहाँ पर SO3 के साथ भी सेम कंडीशन जनरेट हो रही होगी, ये भी इलेक्ट्रोफाइल होगा। वैसे ही SnCl4 के पास भी अगर बात करोगे तो SnCl4 भी यहाँ पर बिहेव कर रहा होगा कैसे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो हमारे पास एक कंडीशन है कि इलेक्ट्रोफाइल्स को पहचानते कैसे हैं, कैसे पहचानोगे, पॉजिटिव चार्ज दिख जाए लेकिन एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल, अमोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन या एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव ना दिखता हो। दूसरा, न्यूट्रल हो। तो आसान बात, पहले ऑक्टेट देख लो, अगर ऑक्टेट कैसा है, इनकम्प्लीट, तो आंसर टिक कर लो। लेकिन अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स याद करिएगा, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं हमारे एग्जाम के लिए भी। ये बिहेव एज अ व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल्स। तो ये इलेक्ट्रोफाइल्स हो गए। हम बात करने जा रहे हैं न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में। न्यूक्लियोफाइल्स क्या बताया गया था, इलेक्ट्रॉन रिच। और अब बात उठती है कि आप कैसे खोजोगे कि गिवन सिस्टम न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है। तो न्यूक्लियोफाइल को खोजने के लिए अब आप क्या करोगे, न्यूक्लियोफाइल के लिए खोजने के लिए आपने सबसे पहली कंडीशन क्या बताई, सिस्टम के पास क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। अगर सिस्टम पे नेगेटिव चार्ज है तो वो न्यूक्लियोफाइल कंसीडर किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप बात कर सकते हो Cl-, Cn-, H-, Br-, एक्सेट्रा।
दे बिहेव एज अ व्हाट, न्यूक्लियोफाइल्स। आप डिफरेंट रिएक्शंस में इन्हें न्यूक्लियोफाइल्स की तरह देखोगे। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर नेगेटिव चार्ज नहीं है तो न्यूक्लियोफाइल की कंडीशन क्या होगी, तो आप बोलते हो कि सिस्टम का न्यूट्रल होना जरूरी है फिर तो। लेकिन न्यूट्रल सिस्टम में आप क्या देखते हो, तो उसका ऑक्टेट क्या होना चाहिए, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और उसके पास मिनिमम एक लोन पेयर होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन आपको मिलती है तो आप उसे न्यूक्लियोफाइल मानोगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है ऑक्टेट कंप्लीट। ऐसे कौन से एग्जाम्पल मिलते हैं, तो मैंने कहा अमोनिया को देख लो। नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड बना रहा है। 5 के साथ अगर 3 बॉन्ड बनेंगे तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, एक एक एक, देखो 1 2 3 4 5 तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन, और बॉन्डिंग में ये इलेक्ट्रॉन इनके साथ काउंट हुए तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्टेट कंप्लीट क्या है, लोन पेयर, मतलब एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। एक और काम कर सकते हैं कि हमने एक H को रिप्लेस किया और R लगा दिया, हमने एमीन बना दी, कौन सी, 1 डिग्री। क्या ये भी न्यूक्लियोफाइल है, तो आप कहोगे हाँ इसके पास भी लोन पेयर है। हमने कहा चलो रिप्लेसमेंट करते हैं, एक H हटा के हमने 2 R लगा दिए। क्या ये भी न्यूक्लियोफाइल है, हाँ जी ये भी न्यूक्लियोफाइल है। हमने कहा आओ करते हैं 3 डिग्री एमीन बना देते हैं, क्या ये भी न्यूक्लियोफाइल है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है। इसके अलावा और किस एग्जाम्पल बना सकता हूं मैं, तो आपने कहा वाटर ले लो, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। एल्कोहल ले लो, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। ईथर मॉलिक्यूल ले लो, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या कंडीशन है, लोन पेयर, ऑक्टेट कंप्लीट, न्यूक्लियोफाइल कहा जाएगा। तो हमारे सामने न्यूट्रल है, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और मिनिमम 1 लोन पेयर की कंडीशन है। अब आते हैं तीसरी कंडीशन के ऊपर। तीसरी कंडीशन है पाई इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस। हमारे पास जब कोई मॉलिक्यूल गिवन किया जाता है और हमसे कहता है बताओ वो न्यूक्लियोफाइल है या नहीं, तो ये कंडीशंस तो देख सकते हो आप। लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन कंडीशन का क्या मतलब है, तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि जब कोई एटम सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। लेकिन जब वो एटम एक दूसरा केमिकल बॉन्ड बना लेता है, दैट बॉन्ड कंसीडर एज पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग होती है, केमिकल बॉन्डिंग में मैं आपसे डिटेल बातें करूंगा इस पर, लेकिन अभी आपको क्या समझना है कि पाई बॉन्ड जब बनता है तो पाई बॉन्ड की जो बॉन्डिंग होती है वो वीक बॉन्डिंग होती है। पाई बॉन्डिंग की बॉन्डिंग वीक होने का क्या मतलब है कि बॉन्ड बहुत आराम से टूट जाता है, और बॉन्ड अगर आराम से टूट जाता है इसका सिंपल सा मतलब है कि पाई बॉन्ड्स फ्री हैं, देयर आर लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर। और अगर लूजली पैक्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसके मतलब कि होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस भी सिस्टम को एक इलेक्ट्रॉन रिच की तरह मानती है। तो अगर हमारे पास कोई सिस्टम ऐसा है जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे एल्कीन्स, एल्काइंस, बेंजीन, तो दे ऑल्सो कंसीडर एज व्हाट, आप इन्हें भी क्या कंसीडर करोगे, आप इन्हें भी कंसीडर करोगे एज न्यूक्लियोफाइल। इनके ऊपर भी इलेक्ट्रोफाइल्स क्या करते हैं, अटैक करते हुए आपको दिखते हैं। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल की बात हो गई और हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात हो गई कि कैसे आप ढूंढोगे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को। इलेक्ट्रोफाइल आपको समझ आ जाना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल आपको समझ आ जाना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग मैं आपसे एक और पॉइंट पे बातें कर रहा हूं, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के बारे में, कि इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स का क्या मतलब होता है। इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स का मतलब होता है कि मान लो आपके पास एल्कीन है और उस एल्कीन पर मैंने HBr का एडिशन किया, तो H प्लस Br माइनस, मतलब मेरे पास यहां पर इलेक्ट्रोफाइल भी है, मेरे पास यहां पर न्यूक्लियोफाइल भी है। तो यहां पर अटैक करने कौन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। तो आपको यह पहचान में आना चाहिए कि ये सेंटर कौन सा है, ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है या न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। तो अगर आप इस सेंटर को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा अरे यहाँ तो पाई इलेक्ट्रॉन है, और पाई इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस क्या बताती है कि एल्कीन रिच है इलेक्ट्रॉन्स में, और अगर इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होने वाला सिस्टम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, मतलब H प्लस पहुंचेगा इसके ऊपर अटैक करने के लिए। अटैक के बाद क्या होना है हमें अभी इस पर बात नहीं करनी, मुझे सिर्फ समझना है इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर को। तो दैट टाइप ऑफ सेंटर्स जहां पे अटैक करने कौन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जाएगा,
आप उस सेंटर को न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कहते हो। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर मतलब इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। और वहां पे अटैक कौन करेगा? वहां पे हमेशा अटैक करने वाला होगा इलेक्ट्रोफाइल। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने कुछ ये रखा और मैंने कहा कि बताओ ये वाला जो कार्बन है ये किस टाइप का सेंटर होगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा या न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा। तो आप जब कार्बोनाइल ग्रुप्स को स्टडी करोगे, एल्डिहाइड कीटोन्स के चैप्टर को पढ़ोगे, तो उस पर हम बहुत सारे रिएक्शंस स्टडी करेंगे। उन सभी रिएक्शंस में जो मेन रिएक्शन होगा वो होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ही शो करने वाले रिएक्शन मिलेंगे आपको इन पर। इनके ऊपर कौन से रिएक्शन मिलेंगे? इन पर रिएक्शन मिलेगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वाला। क्यों? इन पे पहले कौन अटैक करने जा रहा है? इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो इस पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहने का मतलब ये जो कार्बन है ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, जिसके कारण ऑक्सीजन पे निगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव। तो अगर ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए जाएगा। और ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो रिएक्शन फॉर्म होगा वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। यानी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर्स। नाम से अब आपको समझ आ जाना चाहिए। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर्स, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स। अटैक कहाँ होगा? इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल जाएगा यहाँ, इलेक्ट्रोफाइल जाएगा यहाँ। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स पर अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स पर अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का। तो अभी तक जो मैंने आपसे बातें की वो थी रिएजेंट के बारे में। आपको मैंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं दे कंसीडर एज लुईस एसिड। वैसे ही न्यूक्लियोफाइल्स कैसे कंसीडर किए जाते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा कि न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं दे कंसीडर एज व्हाट? लुईस बेस। और नेक्स्ट हेडिंग जिस पर अब हम आपसे बात करेंगे वो न्यूक्लियोफाइल और लुईस बेस का बिहेवियर होगा। हेडिंग है न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बात की जाए तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेकिन टॉपिक जो अब हम ये डिस्कस करेंगे ये हमारा अगली क्लास में होगा। अगर आपको ये क्लास की बातें समझ आई हो तो प्लीज़ कुछ कमेंट कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तब भी हमें कमेंट करके बताइए। यूट्यूब चैनल में हमारा जूम इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन क्लिक कीजिए कि आपको ये अगली वीडियो मिल जाए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल बातें नेक्स्ट टाइम पे होंगी। थैंक यू।